Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं NCERT की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो बेटा आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। और मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है बेटा, तो अपने आप को कोल्ड से बचा कर रखिए। मेरे को देखिए कोल्ड हो गया है। कोल्ड होने पर बड़ी दिक्कतें आती हैं, ना पढ़ने का मन करता है ना पढ़ाने का मन करता है, स्टडी पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप भी बेटा अपने आप को कोल्ड से बचा कर रखिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। गर्म कपड़े पहनिए, गर्म चीज़ें खाइए, चाय अगर पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं तो वो पीजिए, चाय अदरक वाली पीजिए, ठीक है। गर्म चीज़ें खाइए और अपने आप को कोल्ड से बचा कर रखिए, क्योंकि स्टडी बहुत ज़रूरी है। स्टडी पर कोल्ड की वजह से या फीवर आने की वजह से बहुत फर्क पड़ता है, तो इससे आप अपने आप को बचा कर रखिए। तो बेटा लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अपना लॉज ऑफ मोशन में 7th सेशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा उसका 8th सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 71 ये रहा आपके सामने। कहते हैं इफ ए बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग द मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडी एंड प्लेन इज। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए जब भी कोई बॉडी रोल करती हुई आगे की तरफ जाती है, प्योर रोलिंग उसमें हो रही होती है, मींस रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो उस कंडीशन में उसका जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये मूव नहीं करता है, इसमें कोई मोशन नहीं होता है, नो मोशन। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो स्टेशनरी रहता है, मूव नहीं करता है। ठीक, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव भी कर सकता है, लेकिन ये सब हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर में, रोटेशनल मोशन में। उसमें फॉरवर्ड स्लीपिंग, बैकवर्ड स्लीपिंग ये सब होती है, तो उनमें ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो मूव करता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग केवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जब प्योर रोलिंग होती है और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग उसी को कहते हैं, तो उस कंडीशन में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो मूव नहीं करता है, स्टेशनरी रहता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। कहते हैं द वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड सर्फेसेस इन रिलेटिव मोशन। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे ये सरफेस, दो सरफेस दे रखे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब मान लीजिए इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं लुब्रिकेंट से। लुब्रिकेंट का मतलब इनके बीच में जैसे ऑयल लगा दिया जाए या ग्रीस कर दी जाए, ग्रीस लगा दी जाए इनके बीच में, तो इनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। उसी तरीके से बॉल बेरिंग से भी हम फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें जो व्हील लगे होते हैं, व्हील में अंदर बॉल बेरिंग लगी होती है। दो सरफेस के बीच में जो मोशन होता है वो स्मूथली सरफेस मूव करे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसके लिए बॉल बेरिंग का यूज करते हैं, है ना। इस टाइप की बनी होती है वो। आपने देखा होगा बीच में जो है ना वो सॉलिड स्फीयर्स लगे होते हैं, है ना, जिनको छर्रे भी बोलते हैं, है ना, इस तरीके से लगे होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला सरफेस अलग मूव करता है, अंदर वाला सरफेस अलग मूव करता है। इस तरीके से बॉल बेयरिंग्स होती है। कुशन ऑफ एयर, इसका भी हम यूज कर सकते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है हमारे पास, अगर इस प्लेट को हम ग्राउंड पर ऐसे ही मूव कराएं, इधर उधर ऐसे छोड़ दें, है ना, तो कुछ दूर जा करके ये रुक जाएगी, क्योंकि ग्राउंड से इसके सरफेस पर जो है वो फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी मोशन को रिड्यूस करेगा, जिससे ये रुक जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर हम एक होल कर दें, ठीक है, उसमें एक नॉब लगा दें और फिर यहां पर ऊपर एक बैलून ले हम और उस बैलून को फुला करके यहां पर बाइंड कर दें, ठीक, तो बैलून में जो एयर है, बैलून की जो एयर भरी हुई है, वो जैसे ही हम इसको ग्राउंड के ऊपर छोड़ेंगे तो ये एयर यहां से निकल करके ये ग्राउंड से होती हुई ऐसे बाहर पास होगी, ठीक, चारों तरफ से, उधर से भी पास हो रही होगी, इधर से भी पास हो रही होगी। तो ये एयर जो है वो एक तरीके से पूरे इस प्लेट के सरफेस के नीचे यहां पर एक एयर का कुशन बन जाएगा। तो आप जैसे इसको छोड़ोगे तो आप देखोगे कि ये तेजी से इधर उधर भागेगा। तो जो एयर कुशन होता है वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है।
ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों ऑप्शन हमको दे रखे हैं ये सभी के सभी फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये क्लियर हो बेटा सबको? ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। कहते हैं फ्रिक्शन इज एन, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? देखिए फ्रिक्शन जो है वो एडवांटेजफुल भी है और डिसएडवांटेजफुल भी है, यानी एविल भी है इसमें। तो कई जगह क्या होता है कि फ्रिक्शन एडवांटेजफुल भी होता है, जैसे कि मान लीजिए हम ग्राउंड के ऊपर जब चलते हैं इधर से उधर, तो अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो ग्राउंड से हमारे पैरों पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो हमें आगे मूव कराने में हेल्प करता है। तो ग्राउंड पर हम जो मूव कर पाते हैं आगे की तरफ, वो फ्रिक्शन की हेल्प से ही मूव कर पाते हैं। इसी तरीके से जितने व्हीकल है जो ग्राउंड पर चलते हैं, उनके लिए भी फ्रिक्शन जो है वो एडवांटेजफुल होता है, क्योंकि जैसे ही व्हील ग्राउंड पर रोटेट करना स्टार्ट करता है, उसको स्लाइड कराता है वो बैक साइड डायरेक्शन में। जो इंजन होता है वो व्हील को बैक साइड डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश करता है, जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड से उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और यही फ्रिक्शन फोर्स उस व्हीकल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जो फ्रिक्शन है वो एडवांटेजफुल है, और इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि जैसे मान लीजिए हमको किसी बॉक्स को बहुत दूर तक ग्राउंड पर पुश करके फेंकना है, तो मान लीजिए अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन फुल है, तो वो काफी दूर तक नहीं जा सकता, बीच रास्ते में ही रुक जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए किसी बॉक्स को हमें ग्राउंड पर पुश करके इधर से उधर शिफ्ट करना है, और अगर ग्राउंड में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो वो बॉक्स बहुत इजीली इधर से उधर शिफ्ट नहीं हो पाएगा, तो यहां पर उसका डिसएडवांटेज भी है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन जो है वो एडवांटेजफुल भी होता है, डिसएडवांटेजफुल भी होता है, दोनों ही इसमें होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बेटा? थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, एडवांटेज एंड एविल। ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। कहते हैं वी आर एबल टू वॉक ड्यू टू, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया था कि जब हम वॉक करते हैं तो ग्राउंड पर अपने पैरों से ग्राउंड को बैक साइड डायरेक्शन में पुश करते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारे पैरों पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और वही हमको मूव कराने में हेल्प करता है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। कहते हैं ऑन एन ऑर्डिनरी रोड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट द कार, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। बताइए स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा? पहला दे रखा है फोर्स ड्यू टू इंजन, दूसरा दे रखा है फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, तीसरा दे रखा है बोथ 1 एंड 2, दोनों की वजह से, चौथा दे रखा है नन ऑफ दीस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें बेटा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। और लगता तो है कि जैसे पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्स ड्यू टू इंजन, इंजन कार को चलाता है। एक्चुअल में इंजन क्या करता है, वो केवल व्हील को रोटेट कराता है बेटा, वो कार को आगे नहीं मूव कराता है। लेकिन कार जो आगे मूव करती है वो ग्राउंड से जो व्हील पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जब वो रोटेट करने की कोशिश करता है ना, स्लिप करने की कोशिश करता है ग्राउंड पर, तो ग्राउंड से जो फ्रिक्शन उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वही उसको आगे की तरफ मूव कराता है। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ये पॉइंट लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख करके समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा बेटा, कोई भी व्हीकल जो होता है वो आगे की तरफ जो मूव करता है वो फ्रिक्शन की हेल्प से मूव करता है, ना कि इंजन के फोर्स से वो मूव करता है। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन यहां करेक्ट होगा, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। क्लियर हुआ सबको? ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। कहते हैं ए प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन with centripetal force Fc. If mass of sun becomes 4 times, then centripetal force, चार ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो बेटा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहा होगा तो उसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार होगी। जैसे मान लीजिए ये सन है और ये है प्लैनेट जो इसके चारों तरफ
आर की ऑर्बिटल रेडियस में मोशन कर रहा है। मान लीजिए इस प्लेनेट की जो लीनियर स्पीड है वो v की है और इसका मास m का है और सन का जो मास है वो कैपिटल M का है। तो सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा प्लेनेट पर Fc, इस Fc की वैल्यू होती है mv स्क्वायर बाई आर। यहां m प्लेनेट का मास होता है, v प्लेनेट की लीनियर स्पीड है और r उस प्लेनेट की ऑर्बिटल रेडियस है। अब यहां पर सन का मास चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर देखो सेंट्रीपिटल फोर्स में सन का मास कहीं आता ही नहीं है, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जितना पहले सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था उतना ही अब भी लगेगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। कहते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड टू ए कार टेकिंग सर्कुलर टर्न इज गिवन बाय, चार ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए जैसे यहां पर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और वहां पर कोई कार सर्कुलर टर्न कर रही है। सपोज दैट ये पाथ है उसके कार का। तो देखो जब कार यहां पर कहीं पर होगी, ठीक, जैसे इधर से घूम करके इस सर्कुलर पाथ में आर के रेडियस में मूव कर रही होगी, तो देखो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ लगेगा, इसका जो वेट है mg वो नीचे की तरफ लगेगा और इसके स्लाइड होने के चांसेस आउटसाइड डायरेक्शन में होंगे। तो जिसकी वजह से इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इनसाइड लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा वो इनसाइड लग रहा होगा व्हील से, जो सेंटर की तरफ लगेगा। और यही जो फ्रिक्शन फोर्स है वही इसको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा सर्कुलर टर्न कराने के लिए, सर्किल में घूमने के लिए। ठीक है, ना नॉर्मल रिएक्शन देगा ना वेट देगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। कहते हैं ए 200 kg एंड 500 kg कार्स मूविंग इन ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडाई 100 मीटर एंड 400 मीटर, फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स। चार ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जब भी कोई कार सर्कुलर मोशन करती है यानी कि सर्कुलर रोड पर मूव कर रही होती है, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है, जितनी स्पीड पर वो बिना स्किड हुए उस पाथ पर मोशन करती रहती है, वो स्पीड होती है v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक, यहां पर r उसके पाथ की रेडियस है, v उसकी लीनियर स्पीड है और म्यू उस रोड के ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है। इतनी मैक्सिमम स्पीड से वो बिना स्किड हुए मूव करती है। तो वैसे ही यहां पर दो कारें हैं, एक 200 kg की, एक 500 kg की। ठीक है, और उनकी रेडियस भी दे रखी है, जितनी रेडियस में वो मूव कर रही हैं। तो रेडियस तो यहां पर अलग अलग हो जाएगी। मास इसमें आता नहीं है, तो मास उनके अलग अलग भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो म्यू की जो वैल्यू है हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि दोनों सेम रोड पर ही, सेम टाइप के रोड पर मूव कर रही है, क्योंकि यहां पर म्यू की वैल्यू दे नहीं रखी है दोनों कारों के लिए अलग अलग। ठीक है, तो हम म्यू को सेम कंसीडर करके चलेंगे और g की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम होगी। ठीक, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई कार एक यहाँ के प्लेनेट पर है फिर एक दूसरी प्लेनेट पर मूव कर रही है, ऐसा तो है नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं। तो हम कंसीडर करके चलेंगे दोनों अर्थ के ही प्लेनेट पर है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक की स्पीड v1 दूसरे की स्पीड v2 है। तो यहाँ पर देखिए म्यू और g तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, तो ये रेशियो अंडर रूट ऑफ r1 बाई r2 के इक्वल हो जाएगा। और रेडियस इनकी दे रखी है हमको, पहले की रेडियस दे रखी है 100 और दूसरे की रेडियस दे रखी है 400। तो 0 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1:2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। कहते हैं मोशन ऑफ ए कार ऑन रफ बैंड रोड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय, चार ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं रफ बैंड रोड पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है। देखिए सपोज कर लीजिए कि ये एक बैंड रोड है, थीटा के एंगल पर, ये सर्कुलर टर्न है। ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं इधर से सामने से, और ये एक कार है और उसका ये फ्रंट व्यू हमें दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस कार पर देखो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसे लग रहा होगा।
ठीक है, ऊपर वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका जो वेट है वो ऐसे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। और ये नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो जितना एंगल ये थीटा मिल रहा है उतना ही थीटा यहां से हमें मिलेगा। और ये वर्टिकल वाली लाइन है तो देखिए ये एंगल भी थीटा के इक्वल होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा n cos थीटा और इसी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा n sin थीटा। अब देखिए ये जो व्हीकल है ये जब तेजी से सर्कुलर रोड पर टर्न लेगा तो इसके स्लाइड होने के चांसेस ऊपर की तरफ होंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स इसके व्हील पर इंक्लाइन प्लेन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, अब अगर इसके हम कंपोनेंट करें तो ये एंगल थीटा का है तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल भी थीटा बनेगा। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा F cos थीटा और एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा F sin थीटा, ठीक है। तो देखिए सेंटर की तरफ जो सर्किल का सेंटर होगा, रोड का सेंटर होगा, उसके सेंटर की तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो n sin थीटा और एक F cos थीटा, मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट और एक फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट। ये दोनों ही सेंटर की तरफ लगेंगे जो इसको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का भी एक कंपोनेंट दे रहा है और फ्रिक्शन फोर्स का भी एक कंपोनेंट इसको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। कहते हैं मैक्सिमम स्पीड ऑन फ्लैट रोड इज v1 एंड मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंक्ड रोड इज v2, देन चार ऑप्शन आपको दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व आउट करते हैं इसको। देखो मैक्सिमम स्पीड जो फ्लैट रोड पर होती है v1 वो होती है अंडर रूट म्यू आर जी, और बैंक्ड रोड पर जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो v2 इक्वल टू यहां से हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। अब v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा उसको हम यहां से ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए rg तो रूट के अंदर दोनों में आ रहा है, इसमें केवल म्यू है और इसमें म्यू की जगह इतना बड़ा टर्म है। तो देखिए ये जो इतना बड़ा टर्म है इसकी वैल्यू म्यू से ग्रेटर होती है, तो इसका मतलब ये स्पीड भी ग्रेटर हो जाएगी। अभी ये ग्रेटर कैसे होती है उसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा ये है। अब इसमें टेन थीटा में थीटा की कोई वैल्यू पुट अप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल ही है सपोज दैट इंक्लाइन वाला, तो ये आ जाएगा म्यू प्लस 1 अपॉन 1 माइनस म्यू, ठीक। अब म्यू की कोई वैल्यू कंसीडर कर लीजिए, सपोज दैट जैसे 0.2 है तो ये ऊपर हो जाएगा 0.2 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 0.2। तो देखो ऊपर हो गया 1.2 और नीचे आ जाएगा 0.8, पॉइंट कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 1.5 के इक्वल, ठीक। तो यहां पर देखो म्यू की वैल्यू कितनी होगी 0.2 और यहां पर जो पूरा इतना टर्म है उसकी पूरी वैल्यू कितनी आ रही है 1.5, तो ये ग्रेटर देन म्यू हो गया कि नहीं। तो यहां पर जो ये वैल्यू है वो ग्रेटर देन म्यू है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड भी ग्रेटर देन दिस होगी। तो कह सकते हैं कि v2 विल बी ग्रेटर देन v1 होगा या फिर v1 विल बी लेस देन v2 होगा, ठीक है। बैंक्ड रोड पर जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो फ्लैट रोड पर जो मैक्सिमम स्पीड होती है उससे ग्रेटर होती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, देखिए थर्ड वाला ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा, v1 लेस देन v2। क्लियर हुआ सबको? ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हम लोग का आज का सेशन। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन खूब करते रहिए, सिलेबस को रिवाइज करते रहिए और खूब जम के मेहनत करते रहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।